Hello, dear students. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated way of the learning in our pathology session. So now, when we had completed our autonomic nervous system, now we are having all the idea of the different receptor at our respiratory system. We are at a very good place to start our systemic pharmacology. रेस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें हम लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर देखेंगे, दो टाइप की दवाइयाँ देखेंगे, ड्रग्स फॉर द कफ, खांसी की दवाइयाँ, एंड ड्रग्स फॉर द एस्थमा. Yes, asthma topic is very important, so we are first giving priority to this asthma. See here, what is the asthma? Then we are going to follow our textbook. Yes, see here, पैथोलॉजी में हम देखेंगे पल्मोनरी डिसीज. ओके सर, पैथोलॉजी में हम लंग डिसीजेस पढ़ेंगे. अब ये जो लंग डिसीजेस होते हैं, इनके कुछ टाइप्स हम देखेंगे. एक हम देखेंगे इन्फेक्शन, कुछ इसी तरीके से हम कॉन्जेनिटल डिसीज भी देखेंगे, इन्फेक्शन देखेंगे. यस, वी विल सी सर्टेन काइंड ऑफ द पल्मोनरी डिसीज which are obstructive and which are restrictive, two types. Okay, so we will see our pulmonary diseases which will be chronic. Okay, so we will see our few chronic disease. Okay, also we will learn there the cancer. फाइन. इन्फेक्शन में हम देखेंगे निमोनिया विच इज नोन एज द निमोनाइटिस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैथोलॉजी में हम देखेंगे. अभी फिलहाल हम क्रोनिक डिसीज की बात करते हैं. तो क्रोनिक डिसीज जिसमें एक डिसऑर्डर हम देखेंगे जिसमें इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाएगी. ओके, दैट इज इन्वॉल्विंग द इंटरस्टिशियम पार्ट बिटवीन द टू एल्वियोलाई, तो उसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिसीज कहेंगे, जिसमें लंग्स जो है प्रॉपर फूल नहीं पाता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता. मीन्स देयर इज द रेस्ट्रिक्शन. दे आर नोन एज रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस. पैथो में देखेंगे दीज आर RLD, या फिर इसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, क्योंकि ये इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करता है. दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल लंग डिसीज. इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, इसलिए इसे ILD भी कहेंगे. सो यू कैन से दिस इज द आवर RLD और ILD. इसमें सार्कोइडोस, यस, यू विल सी द डिफरेंट टॉपिक लाइक द एस्बेस्टोसिस, यस, अवर कोल वर्कर न्यूमोनिया, सिलिकोसिस, दिस ऑल द थिंग्स. जबकि दूसरा डिसीज जो क्रोनिक है और इसमें लंग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पल्मोनरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा. दैट्स व्हाई यू विल से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस. ओके, क्योंकि ये डिसीज क्रोनिक है, लंबे समय से होती है, इसलिए COLD, या फिर लंग को हम पल्मोनरी भी कहेंगे. सो यू विल से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. सो व्हाट इज योर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी? दिस इज COPD. रेस्पिरेटरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज अ COPD. इसके अंदर हमें कई सारे डिसीज पढ़ने हैं. यस, वी विल लुक फॉर द अवर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक है और ब्रोंकियल ट्री में इन्फ्लेमेशन हो गया. सेकेंड, वी विल लुक फॉर द अवर एस्थमा. यस, बेटर टू से इम्फाइसेमा. हम देखेंगे यहां पर इम्फाइसेमा. वी विल लर्न अबाउट द अवर एस्थमा एंड we will learn about the our bronchiectasis. One by one. I want to tell you only one point. बार बार आपका फार्मा में एक टर्मिनोलॉजी आएगा. What is that terminology? That asthma is our chronic obstructive pulmonary disease. ये समझने के लिए हमने इस क्लासिफिकेशन को एक बार देखा. ओके, सो व्हाट इज अवर एस्थमा? Also you can say bronchial asthma. So we are going to just make the definition. Okay, first, it is type
of COPD. यस सर, इट इज टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. ये एक्यूट नहीं है, ये बीमारी जो है आपकी क्रोनिक है. गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, इट इज आवर क्रोनिक डिसीज. फाइन. जो लंग में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होती है, दैट्स व्हाई इट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. फाइन. नाउ try to understand what is the our other point. yes, which occurs. अब बेटा ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. इस डिसीज में क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है. कोई भी एलर्जेन आया या कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आया, डस्ट आया, धूल आया, तो अचानक ये जो ब्रोंकस है सडन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. देयर इज अ सडन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, हाइपर सिक्रेशन, इसके अंदर खूब ज्यादा म्यूकस रिलीज होना चालू हो जाता है. दैट इज लीडिंग टू द नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकस. तो ब्रोंकस जो है वो नैरो हो जाता है. गेटिंग द पॉइंट? जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है. सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज टाइप ऑफ द COPD इन विच हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकियल ट्री इज सेम. समझने की कोशिश कीजिए. अगर मान लो आप ब्रोंकियल ट्री को सेक्शन में देखते हैं, सपोज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ओके, दिस इज अवर पाथवे, और आप यहां पर सिक्रीशन देख रहे हैं. सपोज देयर इज अ सिक्रीशन, ओके. अब अगर मान लो किसी कारण से, डस्ट के कारण, एलर्जी के कारण, ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ द इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और दूसरी चीज सिक्रीशन बहुत ज्यादा भर गई, ओके, सो यू आर लुकिंग द टू थिंग्स. व्हाट आर द टू थिंग्स? bronchoconstriction, and second one, you can observe there is a increase secretion, हाइपर सिक्रेशन. तो ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया और सिक्रेशन जो है बढ़ गया, तो इस कारण अब क्या वो आदमी ठीक से ब्रीदिंग कर पाएगा? नहीं. सो व्हाट यू विल लुक, देयर इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मीन्स यू कैन से देयर विल बी द dyspnea. Okay sir, there is a difficulty in the breathing as well as you can remember, जब वो पेशेंट सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो एक एबनॉर्मल सी आवाज आएगी. ओके, आई एम नॉट डूइंग करेक्टली. ये पेशेंट में आपको मिलेगा. देयर इज एबनॉर्मल साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज व्हीजिंग. ओके. और दूसरी चीज, ये फिनोमिना कब ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी? ठंड का समय जब रहेगा तब. यस, रात का समय रहेगा तब. सो देयर इज अ सीजनल एंड डायर्नल वेरिएशन. दिन में ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल रहता है. रात होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंड लगती है, यस, कफ ज्यादा आने चालू हो जाते हैं, खांसी आती है, वीजिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है. गर्मी के समय में पेशेंट ओके रहेगा, ठंड का समय जब आएगा तो तकलीफ होती है. दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड विद द अवर यस diurnal and our seasonal variation. So just adding these lines, in which there is the hyper responsiveness of the bronchial tree is seen, due to which, okay, bronchoconstriction, abnormal bronchoconstriction, and hypersecretion, due to which abnormal bronchoconstriction and hypersecretion is observed, leading to the wheezing. Okay, these all the points. Too much words you have not to use. Okay, so I'm not leading now, not writing that all the things. Okay, and remember it is generally associated with diurnal variation.
डायर्नल वेरिएशन का मतलब क्या है, दिन रात में फर्क होना, दिन में पेशेंट ठीक है, रात को अलग है। ओके, सो दिस इज डायर्नल वेरिएशन एज वेल एज seasonal variation is seen. Okay, so this is the just introductory part. Further things, see here, समझने की कोशिश करते हैं. Suppose this is our trachea, here is our right and left bronchus. Fine, sir. And suppose these are our lungs. Diagrammatic presentation. Fine. You know, right side there are the 3, left side only 2 secondary bronchial. Fine. अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लो कोई एंटीजन आ गया, कोई फॉरेन बॉडी आ गई और उसने यहां की म्यूकोजा को इरिटेट कर दिया, ओके, इट इज सडनली इरिटेटिंग, so it is leading to the constriction, bronchoconstriction. Okay, so there is the hypersecretion and bronchoconstriction. तो पाथवे जो है वो नैरो हो जा रहा है. दिस इज आवर अस्थमा. गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि एक बार पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोजेनेसिस एंड फिजियोलॉजी ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो हम एक तरफ पैथोफिजियोलॉजी देखने जा रहे हैं और एक तरफ हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, सपोज दिस इज आवर एंटीजन. ओके सर, दिस इज एंटीजन. ये एंटीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया. जैसे ही ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट द इन्फ्लेमेशन. इजी वे में देख रहे हैं, फिर मैं आपको रॉबिन्स के डायग्राम में ले चलूंगा. सो इट इज गेटिंग एंट्री इन द बॉडी, एंटर्ड इनसाइड respiratory tract. Okay sir, now try to understand. There is our different kind of the microbiology part are also. I am just pharmacology aspect telling you. तो ये क्या करेगा, एंटीजन इन्फ्लामेटरी सेल्स के पास जाएगा. इट इज गोइंग फॉर द अवर मास्ट सेल्स, इट इज गोइंग फॉर द मास्ट सेल्स. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अवर न्यूक्लियस, this is our nucleus of the mast cells, and also it is having the different kind of the our granules. इसके अंदर मास्ट सेल के अंदर कई सारे इन्फ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर भरे हुए हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके सरफेस पे आपको रिसेप्टर दिखाई देंगे, एंड व्हाट इज हैपनिंग, यस, दिस एंटीजन इज बाइंडिंग ऑन इट्स सरफेस. एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट. सी हियर, ये आपका रिसेप्टर है इम्यूनोग्लोबिन ई. यस, इम्यूनोग्लोबिन ई, दे आर एक्टिंग ऑल्सो लाइक द रिसेप्टर. यस, सो व्हाट इज हैपनिंग, एंटीजन आया, उसने इम्यूनोग्लोबिन ई को स्टिमुलेट किया. एंटीजन इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ बाइंड होकर के किस सेल के साथ बाइंड हो रहा है, इट इज बाइंडिंग विद द अवर मास्ट सेल्स. और मास्ट सेल जो होते हैं वो अपने आप में इन्फ्लामेटरी सेल से केमिकल मीडिएटर रिलीज करते हैं. ये हम अपने पैथोलॉजी पार्ट में लर्न कर चुके हैं. नाउ सी हियर, जैसे ही एंटीजन इम्यूनोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर मास्ट सेल को स्टिमुलेट किया, तो अब मास्ट सेल जो है वो डिग्रेनुलेशन शो करेगा. सो देयर इज द अवर मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन. सो देयर इज अवर मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन. गेटिंग द पॉइंट? अब मास्ट सेल जो है इसने अपने अंदर के कंटेंट को रिलीज कर दिए. सो व्हाट इज हैपनिंग, सी हियर, यस, दिस मास्ट सेल इज रिलीजिंग इट्स कंटेंट. इसके अंदर जो भी सिक्रेशन थे इसको इसने रिलीज कर दिए.
So you can observe here, yes, so there are the different granules, they are released. Okay sir, so these all are released. Getting the point? अब ये क्या करेगा, it will cause release of leukotriene. Yes, it will cause release of leukotriene. ये क्या करेगा, ये ल्यूकोट्राइन को रिलीज करेगा. ओके, फिर से ये केमिकल मीडिएटर को स्टिमुलेट कर रहा है. सो इट विल कॉज रिलीज ऑफ द ल्यूकोट्राइन. अब ये जो ल्यूकोट्राइन है वो क्या करेगा, सी हियर, यस, इट विल बाइंड टू द डिफरेंट रिसेप्टर. हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ल्यूकोट्राइन को बाइंड करने वाले रिसेप्टर होते हैं. दे आर आवर सिंपली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर. सो दीज आर आवर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स. ओके, सी हियर, ये जो केमिकल मीडिएटर रिलीज हुए हैं मास्ट सेल से, दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू बाइंड विथ द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर. सो दीज आर binding with the leukotriene receptor. Getting the point? Okay, now try to understand the further things. जैसे ही ल्यूकोट्राइन इसके साथ बाइंड हुआ, हमारे ट्रेकिया में स्मूथ मसल होता है. डू यू रिमेंबर ट्रेकियलिस? स्मूथ मसल का ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन. सो देयर इज द कॉन्स्ट्रिक्शंस. It will cause contraction, better to say contraction of the smooth muscle of smooth muscle on trachea wall. ये कोई और मसल नहीं है जो हम फर्स्ट ईयर हिस्टोलॉजी में पढ़ा करते थे. दैट वाज अवर, यस, ट्रैकियलिस मसल. तो जैसे ही ये स्टिमुलेट हुआ तो अब क्या हो गया, ट्रेकिया का जो ल्यूमेन था वो नैरो हो गया. यस, सो दिस इज अवर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. यस, और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है एलर्जी के कारण, हाइपर सिक्रेशन, दैट इज लीडिंग टू द अवर wheezing, dyspnea. This situation is known as our asthma. Okay, so hope you got the point. Fine, so this is our asthma. Everybody getting the point? Okay, now when you are aware with this all the pathophysiology, फिर से हम धूल में घूमने के लिए गए, अस्थमा का कोई पेशेंट है, एंटीजन आया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर किया. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी हाइपर सेंसिटिविटी के कई सारे स्टेप्स आते हैं. यस, सेंसिटाइजेशन डोज, शॉकिंग डोज, दिस ऑल द थिंग्स. लेकिन अभी समझने के लिए, ओके, एंटीजन गया, इम्यूनोग्लोबिन ई से बाइंड हुआ, इम्यूनोग्लोबिन ए वो मास्ट सेल से बाइंड हुआ, मास्ट सेल को उसने डीग्रेनुलेट किया, इसके अंदर जितने भी केमिकल मीडिएटर थे सब रिलीज हुए, जो रिलीज हो करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड हुए. ल्यूकोट्राइन स्टिमुलेट हुआ और उसने स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, सिक्रेशन भी बढ़ गया मास्ट सेल के कारण, ल्यूकोट्राइन के कारण, और इस कारण सांस लेने में तकलीफ और अजीब सी आवाज़ आने लगी, दैट इज अ व्हीजिंग. दिस सिचुएशन इज द एस्थमा. अब अगर आपकी पैथोलॉजी क्लियर है तो अब इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा. तो फार्मेकोलॉजी आपकी इजी हो जाएगी अगर पैथोलॉजी क्लियर है. अब सिंपल आपको मैथमेटिक्स लगाना है. सी हियर, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा. रिमेंबर, अस्थमा अगर किसी को है तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते, आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे सप्रेस करके रख सकते हैं. ओके, जब भी एक्सेसिव एलर्जी
या फिर सीजनल वेरिएशन, डायर्नल वेरिएशन होंगे, अस्थमा प्रेसिपिटेट होगा. सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर. सो रिमेंबर, प्रिवेंट exposure. So remember, prevention is the best cure. So just adjusting this all the pages. ओके, सो प्रिवेंट एक्सपोजर. ठंड के कारण है तो ठंड से उसे दूर रखो, एलर्जी के कारण है तो एलर्जी से दूर रखो. सो दिस इज बेस्ट ट्रीटमेंट. फाइन. नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ ये बाइंड होता है. सो वी विल गिव द ड्रग विच आर एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई. गेटिंग द पॉइंट. तो यहां पर हम ड्रग पढ़ेंगे दैट इज अवर ओमालीजुमैब. ओ माली, सी हियर, ओमालीजुमैब. तो जिस तरीके से मैंने जब आपको पैरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको एक ड्रग बताया था इक्लीजुमैब. सी हियर, एल आई आया मतलब लोअर्स इम्यूनिटी, जेडयू मीन्स ह्यूमनाइज्ड और एमएबी का मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. तो ये नया हाइब्रिडेशन टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस किया गया नया ड्रग है. वी विल लुक, ये इम्यूनिटी को लोअर कर देगा. आप देख रहे हैं इसमें इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबिन पार्टिसिपेट कर रहा है. इम्यूनिटी को सप्रेस कर दो, अस्थमा ठीक हो गया. नेक्स्ट, कैन यू सी मास्ट सेल जो है डिग्रेनुलेशन शो कर रहा है, इसलिए मास्ट सेल को हम स्टेबलाइज करेंगे. वी विल गिव द मास्ट सेल स्टेबलाइजर. यस, मास्ट सेल स्टेबलाइजर. इसकी कैटेगरी में हमारे ड्रग आएंगे क्रोमो ग्लाइकेट. नाम से क्लियर, क्रोमो मीन्स क्रोमियम, इसमें क्रोमियम रहेगा. दूसरा, यस वी विल सी द अदर ड्रग लाइक द अवर निडो क्रोमिल, इसमें भी क्रोमियम है. वी विल सी अवर मोर ड्रग लाइक द कीटोटी फेन. इंडिविजुअल ड्रग्स वी विल सी इन अवर इंडिविजुअल पार्ट. फाइन. नाउ आगे की हम बात करते हैं. ये जो मास्ट सेल है इसने क्या किया, इसने ल्यूकोट्राइन का रिलीज किया. ओके, और अगर आप हमारे पैथोलॉजी के इन्फ्लामेशन चैप्टर के साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं तो ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये दो एराचिडोनिक एसिड पाथवे के मेटाबोलाइट्स थे, इन्फ्लामेशन कॉज करवाते थे. अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट करना चाहते तो कॉक्स इनिबिटर देना पड़ता है और ल्यूकोट्राइन को इनिबिट करना पड़ता था तो लॉक्स इनिबिटर देते थे. सो सिंपल. ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपको करना पड़ेगा ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनिबिट. सो ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनिबिटर. तो ये ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस कैसे इनिबिट हो सकता है? यस, वी विल सी अवर डिफरेंट ड्रग्स लॉक्स इनिबिटर. वी विल सी स्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड लाइपेस को इनिबिट कर रहा था और लाइपेस का अगर इनिबिशन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, कॉक्स इनिबिटर भी इनिबिट होता है, लॉक्स पाथवे भी इनिबिट होता है. सो वी विल सी अवर कॉर्टिको स्टेरॉइड. तो हम यहां पर एक ड्रग पढ़ेंगे जिल्यूटॉन. वी विल सी. ओके, तो स्टेरॉइड जो है बहुत अच्छा ड्रग है, सारी इन्फ्लामेशन को इनिबिट करता है, इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है. और अस्थमा में एलर्जी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इम्यूनिटी हाई है, ये बहुत अच्छा ड्रग एक्ट करेगा. ओके, नाउ सी हियर, यू कैन ऑब्जर्व ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर के साथ ये ल्यूकोट्राइन बाइंड हो रहा है. सो यू विल गिव द ड्रग विच आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर और यू कैन से एंटागोनिस्ट. ऐसी दवाइयाँ जो ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं. तो हम यहाँ पर कुछ दवाइयाँ पढ़ेंगे इन अ वेरी फनी वे. यस, इन दवाइयों का नाम है मोन्टे. यस,
ल्यूका, ओके सर, एस्ट। तो ये जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, तो नाम से आपको लग रहा है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ओके, वी विल लुक हियर। एंड ऑल्सो द अदर ड्रग लाइक द अवर जाफिर, जाफिर नाम का एक लड़का है, वो लुक गया, छिप गया, लुक छिप जाना ऐसा बोलते हैं, ओके। सो जाफिर लुक एस्ट ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ओके। सो दीज आर द ड्रग्स। और इसके अलावा लास्ट स्टेज, अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, यस, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ऐसी दवाइयां हम देते हैं जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को इनिबिट कर दे। सो वी विल गिव द अवर ब्रोंको dilators. So we will learn what are the different bronchodilators. Yes, we can remember trick ASM, Assam. Yes, many students from the Assam, they are connected with our app. So with the great respect and the love for the Assam students, okay, you can remember Assam. A for you can remember anti cholinergics. अगर आपको याद हो कोलिनर्जिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर आप एंटी कोलिनर्जिक देंगे, एट्रोपिन के कॉन्जेनर हम पढ़ चुके हैं, होम एट्रोपिन, ओके, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, वो एंटी एस्थमेटिक थे, वही चीज को अभी फिर से पढ़ना है, एंटी कोलिनर्जिक, इसलिए एएनएस सबसे पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी। नेक्स्ट, और हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो यू विल यूज सिंपैथो माइमेटिक्स, बीटा 2 एगोनिस्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कई सारी दवाइयाँ थी, यस, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बम्ब्यूटरॉल, फार्मेटरॉल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सिंपैथोमाइमेटिक। एम से हमें पढ़ना है, यस, मिथाइल ज़ैंथिन्स, ये कुछ और नहीं है, चाय है, कैफीन, टी, ये भी जो चीज़ें होती है हमारे ब्रोंकस को डायलेट करती है, इसीलिए चाय पीने के बाद हमें खांसी या एस्थमा की जो सिचुएशन है वो हमें रिलीफ लगते हैं। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस ऑल द पॉइंट्स, ओके, फाइन। सो दिस इज अवर पैथोफिजियोलॉजी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स, अप्रोच टू द ट्रीटमेंट, सेम थिंग इज गिवन, फाइन। सो कैन यू ऑब्जर्व हियर, approach to the treatment, this is our classification also, and then we are going to integrate with our pathology also. So this is our approach to the treatment. Yes, follow the lines from your textbook. First step, prevention of the antigen antibody reaction. Yes sir, एंटीजन और एंटीबॉडी को एक्ट ना करने दिया जाए, आपस में जुड़ने ना दिया जाए। सो योर आंसर विल बी यस, हाइपोसेंसिटाइजेशन, एंटीजन को आप आइडेंटिफाई करो, उसे प्रिवेंट करो। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ई को आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो हमने देखा लोअर्स इम्यूनिटी, ह्यूमनाइज्ड इन ओरिजिन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वी विल सी इन डिटेल ईच एंड एवरी लेटर। सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, तो ये कैसे कर रहे हैं हम, स्टेरॉइड के थ्रू। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ द रिलीज ऑफ द मीडिएटर, कैसे, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करके। नेक्स्ट, एंटागोनिज्म ऑफ द रिलीज मीडिएटर, जो केमिकल मीडिएटर निकले उसको हमें इनहिबिट करना है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, एंटी हिस्टामिनिक, वी विल सी हिस्टामिनिक रिसेप्टर भी होते हैं, एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट, ओके सर। ब्लॉकेज ऑफ द को कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर, तो एंटीकोलिनर्जिक यहाँ पर आएगा, एंड मिमिकिंग डायलेटर न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथोमाइमेटिक्स। सो विल सी दिस ऑल द थिंग्स वन बाय वन, ओके। एंड वन मोर थिंग, अस्थमा इज गिवन हियर, अस्थमा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, दिस ऑल द थिंग्स, ओके, एंड पैथोफिजियोलॉजी, बट वी आर गोइंग टू कोरिलेट दिस ऑल द फैक्ट्स with our pathology. So immediately we are looking, this is the integration, competency based medical education and integration with horizontal and vertical approach, तो ये आपको मेडिसिन में भी देखने के लिए मिलेगा। So this is your Robbins, fine.
So in the Robbins part we are going to observe the etiopathogenesis of the asthma. और ये अगर समझ में आ गया तो फार्मा आपको बहुत आसान लगेगा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन ईजियर वे. तुरंत पैथोलॉजी को भी हम कवर करते हैं. एंड द सेम वीडियो आई विल पोस्ट इन आवर पैथोलॉजी पार्ट. ओके, so just see here is our normal airway. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूकस का लेयर है, बीच बीच में गॉबलेट सेल है. आवर रेस्पिरेटरी पाथवे इज लाइंड विद द, यस यू नो, देर इज द स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम. म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है. इपिथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमाइना प्रोपिया, स्मूथ मसल. यस, कैन यू सी स्मूथ मसल? यही स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन शो करते हैं. ग्लैंड्स और हाइलिन कार्टिलेज आपको देखने के लिए मिलता है. फाइन सर. लेकिन अगर मान लो एस्थमा हुआ तो आप देख रहे हैं म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इओसिनोफिल्स एक्टिव हो गए हैं. गॉबलेट सेल हाइपर सिक्रेशन शो करता है. बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी हो गई है. और आपको लैमाइना प्रोपिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी सेल्स देखने के लिए मिलते हैं. स्मूथ मसल्स दे विल शो द कॉन्स्ट्रिक्शन. ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा काउंट में बढ़ जाते हैं जो सिक्रेशन शो करेंगे. And we will see the read index in our Robbins part. Okay, inflammatory cells, eosinophil, mast cell, neutrophil, they all are increased. अब पैथोफिजियोलॉजी समझिए कैसे अस्थमा जो है ट्रिगर होता है. ओके, तो अगर कोई फॉरेन बॉडी आया, पॉलन ग्रेन, तो उसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा को स्टिमुलेट किया. यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड होता है. आई विल टीच यू इन आवर पैथोलॉजी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. यस, macrocyte, yes, you will say the macrophage, B cells, dendritic cell and Langerhans cells. These all are the antigen presenting cell जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को बाइंड करते हैं. अब ये मैसेज सेंड करते हैं हमारे टी सेल्स को. टी सेल्स आपको पता है TH1 TH2 हमने पैथोलॉजी में देखा है. TH2 सेल एक्टिवेट हुआ और वो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज किया. इसलिए इन्फ्लामेशन का चैप्टर पढ़ना जरूरी था. फॉर दिस इंटरल्यूकिन एंड T helper cells you have to go for our inflammation chapter. अब ये इंटरल्यूकिन 4 रिलीज हुआ एंड इट इज कॉजिंग द एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. यस, देर इज द अवर इम्यूनोग्लोबिन ई बी सेल. तो इसने इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बढ़ा दिया. मीन्स एक चीज याद रखना, अस्थमा जो है वो एलर्जी का एक टाइप है. ओके, और यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन ई का फॉर्मेशन बढ़ जाता है. अब आपको पता है कि इम्यूनोग्लोबिन ई जो है किसके पास जाएगा? मास्ट सेल के पास. इसमें सरफेस पे EGE इम्यूनोग्लोबिन ई को बाइंड करने वाले रिसेप्टर रहेंगे. इसके साथ हमारा इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो बाइंड हो गया. कैन यू सी? अब कई सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं. इंटरल्यूकिन 5 रिलीज हो रहा है. ये इंटरल्यूकिन 5 डायरेक्टली या फिर मास्ट सेल के थ्रू या फिर जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहां से ईओटैक्सिन, इओसिनोफिल के मूवमेंट को बढ़ा देने वाला ईओटैक्टिक प्रोटीन ईओटैक्सिन, ये रिलीज होता है. अल्टीमेटली इओसिनोफिल बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया. ये जब एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या किया? कैन यू सी? यस, इसने कई सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज करने चालू कर दिए. एलर्जी की कंडीशन बढ़ गई, अस्थमा और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो गया. इसके अलावा आप जो मास्ट सेल देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? कैन यू सी? इसके कारण एंटीजन की एंट्री बढ़ती चली जा रही है. ओके, अब ये जो एंटीजन, कैन यू सी दिस एंटीजन? इट इज मास्ट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलिटेशन, वैस्कुलर परमेबिलिटी, ओपनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स. अब इनकी एंट्री होती जा रही और ये किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं? कैन यू सी? इट इज स्टिमुलेटिंग द वेगल नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है. अब ये जो वेगस नर्व एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करेगा? आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक है तो इस कारण सिक्रीशन बढ़ जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व का क्या काम है? सिक्रीशन करना. सो कैन यू सी सिक्रीशन इज इंक्रीजिंग. पैरासिम्पैथेटिक नर्व का क्या काम है? यस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन. तो इसलिए कैन यू सी वेगस नर्व सेंसेशन ले गया और फिर वो सेंसेशन लाया हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम से और स्मूथ मसल का इसने क्या किया? कॉन्स्ट्रिक्शन. इट विल कॉज स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन. गेटिंग द पॉइंट? तो इस कारण आपका फिर हो क्या रहा है? सिक्रेशन एक तरफ बढ़ गया, दैट विल लीड टू द वीजिंग, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग. और इसके अलावा मास्ट सेल्स
वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो आपके मेजर बेसिक प्रोटीन रिलीज हो गए जिसे हम एमबीपी कह रहे थे। इयोसिनोफिल जो है कैटानिक प्रोटीन रिलीज हो रहे हैं, कैन यू सी, यस दिस इज द अवर डिफरेंट सेल्स, मास्ट सेल। इसमें हमारे एंटीजेंस जो हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, इयोसिनोफिल के केमिकल मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं। वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई तो खूब सारे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल रिलीज हो रहे हैं, एंड दे ऑल आर स्टिमुलेटिंग, तो इसका सिक्रेशन भी बढ़ रहा है, एंड दिस ऑल आर कॉजिंग द अवर कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस तरीके से इसे अर्ली फेस, लेट फेस में डिवाइड किया गया है। सो दिस इज ऑल अवर इटियोपैथोजेनेसिस। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, पैथो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप इसको ब्लॉक कर दो, फर्स्ट। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, यस यू कैन इनहिबिट दवर इम्यूनोग्लोबिन ई। ओके सर। तीसरी चीज, यस इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी प्रोडक्शन को आप इनहिबिट कर दो, इसको हम सेकंड नंबर दे रहे हैं पैथो के थ्रू। तीसरी चीज, यस मास्ट सेल रिलीज कर रहे हैं तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दो। ओके सर। यू कैन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक दे दो। यस सर। ल्यूकोट्राइंस का रिलीज होता है विच इज नॉट शोन हियर। ओके, तो स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यहां पर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यू कैन रिलैक्स द स्मूथ मसल थ्रू द अवर ब्रोंकोडायलेटर। अब ये ब्रोंकोडायलेटर्स हमने 3 देखे, असम, ASM, गेटिंग द पॉइंट, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो यू विल डू। तो पैथोलॉजी अगर आपकी क्लियर है तो इससे आपका फार्मेकोलॉजी बहुत ईजी हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस थिंग्स यू कैन ऑल्सो इंक्लूड द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना अपने आप में एक चुनौती होती है, उसकी लाइन्स को समझना। सो दीज आर द डिटेल क्लासेस, वी आर डूइंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो go with your textbook, drugs for the bronchial asthma. Now it will be easier for all of you, and then in next class we will see the classification and individual drugs. एक एक ड्रग हम डिटेल में करेंगे। ओके, so if the link will be over, I will generate one more link, so stay connected. So just follow the lines from your textbook, standard textbooks, Robbins KDT, which are followed most commonly in our different colleges. And yes, these e-notes will be available at the app for all of you. So just see here, drugs for the bronchial asthma. तो सबसे पहले इसने अस्थमा को समझाया है। So you can go hyper responsiveness, tracheobronchial smooth muscles to the different of the stimulation, इसके कारण नैरोइंग ऑफ द एयर ट्यूब हो जाएगा, और साथ में आप देख रहे हैं सिक्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी तो इसलिए इडीमा देखने के लिए मिलेगा, और म्यूकस जो है वो प्लगिंग कर देगा, ब्लॉक कर देगा रास्ते को। सो देर इज डिस्निया, अजीब सी आवाज आ रही है, वेजिंग, खांसी हो सकती है। सो दिस इज अवर, यस जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, जनरेटिंग वन मोर लिंक फॉर ऑल ऑफ यू। Hello everyone. Yes, again we are continuing the classes.
ओके, सो जस्ट वी हैड स्टार्टेड आवर लाइन्स फ्रॉम द KDT। तो अब आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, हमने डायग्राम भी बनाया है। नाउ सी हियर, अस्थमा इज रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो ये इन्फ्लामेशन का सिचुएशन है, ओके। और इसमें आप देख रहे हैं हाइपर रिएक्टिविटी, मैंने आपको बताया हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, सेम थिंग। यस, एलर्जिक बेसिक, तो ये एलर्जी से रिलेटेड है। और इसके अलावा ये छोटे बच्चों में भी आपको देखने के लिए मिलता है। सो यू विल सी कॉन्जेनाइटल एज वेल एज एक्वायर्ड। यस, ये इन्फेक्शन के कंडीशन में, इरिटेंट के कंडीशन में, पॉल्यूशन के कंडीशन में, एक्सरसाइज के सिचुएशन में, ठंडी हवा जब आती है तब भी अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। कई बार साइकोजेनिक मेंटेलिटी के कारण भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, ओके। अस्थमा के दो टाइप हैं जो हम पैथोलॉजी में देखेंगे, एक्सट्रिंसिक अस्थमा एंड इंट्रिंसिक अस्थमा। सो जस्ट सी हियर, एक्सट्रिंसिक जिसका कॉज बाहर से आता है, pollen, डस्ट, एलर्जी। ऑल्सो यू कैन रिमेंबर ई फॉर एक्सटेंसिक, ए फॉर एपिसोडिक, ओके, बीच बीच में आएगा, ओके। इंट्रिंसिक अस्थमा जो बॉडी के अंदर होता है, कॉन्जेनाइटल होता है। सो यू कैन से दिस इंट्रिंसिक अस्थमा इज कॉन्जेनाइटल। ये पेरिनियल होता है, मतलब आप कह सकते हैं इट इज थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल भर रहेगा, कॉन्जेनाइटल है। और ये ज़्यादा कॉमनली आपको देखना पड़ता है। स्टेटस अस्थमेटिकस, जैसे हमने स्टेटस इपिलेप्टिकस देखा था, उसी तरीके से हम स्टेटस अस्थमेटिकस भी लर्न करेंगे, ओके। नाउ इन्फ्लामेशन इज इनिशिएटेड बाय द मास्ट सेल, तो इसलिए आप मास्ट सेल इनिबिटर दे रहे हैं, और इसे इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें और भी प्रेसिपिटेट करती है, आगे बढ़ाती हैं। सो देयर आर द डिफरेंट केमिकल मीडिएटर। व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल मीडिएटर? यस, हिस्टामिन, प्रोटीएज एंजाइम एंड टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। तो हमें इनको इनिबिट करना है। फॉस्फोलिपिड जो है वो भी रिलीज होता है। अगर आपको पैथोलॉजी का क्लास याद हो तो बेटा मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। हमने शुरुआत में जब फ्री डेमो किए थे तो उसमें हमने देखा था सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ही सेल इंजुरी होती है, डू यू रिमेंबर सेल इंजुरी? तो सेल इंजुरी के सिचुएशन में यस, देर इज द फॉस्फोलाइपेज एक्टिविटी। फॉस्फोलाइपेड सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, गेटिंग द पॉइंट। और इस कारण क्या बनता है? एराचिडोनिक एसिड। ये बायोकेमिस्ट्री में भी था। सो दिस इज अवर पैथोलॉजी, अवर फार्मेकोलॉजी, अवर बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज मेडिसिन इंटीग्रेशन, ओके। तो एराचिडोनिक एसिड, इसलिए हम इसे एराचिडोनिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। अब इस एराचिडोनिक एसिड पर कॉक्स एंजाइम काम करता है, लॉक्स एंजाइम काम करता है। कॉक्स एंजाइम काम करता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, जिसके कई सारे सब फॉर्म हैं, हम बाद में देखेंगे। वैसे भी इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजी में हम लर्न कर चुके हैं। लॉक्स पाथवे है तो ये ल्यूकोट्राइन बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो था वो इन्फ्लेमेशन कर रहा था, यस। ये क्या कर रहा था? फीवर, हाइपरपायरेक्सिया करता है। और इसके अलावा ये सेंसरी नर्व एंडिंग को इरिटेट करके पेन करता है, जबकि ल्यूकोट्राइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है और इस तरीके से स्पेशली ब्रोंकियल ट्री में एस्थमा प्रेसिपिटेट करता है। सो इफ यू आर ब्लॉकिंग द कॉक्स इनिबिटर, तो ये एंटी इन्फ्लामेशन का काम कर रहा था। हमारा एस्पिरिन एंटी पायरेटिक का काम कर रहा था, पेन किल कर रहा था, इसलिए एनाल्जेसिक का ये काम कर रहा था। सो इजी। तो ये हम ऑटोकॉइड वाले चैप्टर में लर्न करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई ड्रग लॉक्स को इनिबिट करेगा या ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो वो एस्थमा को ठीक करेगा, एंटी एस्थमेटिक्स, गेटिंग द पॉइंट, ओके। और फॉस्फोलाइपेज को जो इनिबिट करेगा वो दोनों पाथवे को ब्लॉक कर देगा। और फॉस्फोलाइपेज को कौन इनिबिट करेगा? आंसर इज अवर स्टेरॉयड। तो इस फ्लो चार्ट पैथोलॉजी के थ्रू आपने 1, 2, 3, 4 ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझें। सो यस, दिस वाज अर्लियर इन इन्फ्लेमेशन चैप्टर वी कंप्लीटेड। इसलिए हमने पैथो में इन्फ्लेमेशन का चैप्टर बहुत डिटेल में किया है, काफ़ी सारे उसके वीडियोस बने हैं। कहीं ना कहीं पर उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको यूज आता ही रहेगा, ओके। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट थिंग्स। अगेन
देर आर द रिलीज ऑफ द डिफरेंट अवर केमिकल मीडिएटर लाइक द फॉस्फोलिपिड, हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी बनते हैं। ओके, अब एक्टिवेशन ऑफ द जीन्स, यस कुछ जीन्स जेनेटिक, यस अस्थमा का जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है। अगर मान लो दादा को है तो पिताजी को होगा, पिताजी को है तो बेटे को होगा, तो ये पूरी खानदान में अस्थमा रन करता है। सो दैट इज गिवन हियर। ओके, so many interleukin, tissue necrosis factor, they all are involved. Also there are the different steps, muscle hypertrophy is seen. Okay, increase in the mucus secreting cells, secretion वाले cells बढ़ जाते हैं, blood vessels बढ़ जाते हैं, dilatation होगा, vasodilatation, edema होगा। ओके, और इसके कारण ब्रोंकियल इपिथीलियम में डैमेज होता है, हाइपर रिएक्टिविटी होती है, वेगस नर्व डिस्चार्ज होता है। तो ये आपके पैथोलॉजी में समझाया हुआ है, और इस कारण ब्रोंकस मसल जो है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। फाइन, नाउ दिस इज द COPD, जो पैथोलॉजी की चीज़ मैंने आपको बताई। सो यू कैन गो जस्ट विद दिस ऑल द लाइन्स। यस, इसके अलावा आप देख रहे हैं स्मोकिंग का भी अस्थमा के साथ रिलेशन है। फाइन, सी हियर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पॉल्यूटेंट्स, दिस ऑल द थिंग्स, स्मोकिंग, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द अस्थमा। तो अगर हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो लंग फंक्शन जो है वो इंप्रूव होती है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट कब काम करता है, वी विल सी इन अवर अपकमिंग पोर्शन। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द क्लासिफिकेशन। ओके, अदरवाइज वी कैन सी द क्लासिफिकेशन राइट नाउ ऑल्सो, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इंडिविजुअल ड्रग्स को देखेंगे, एक एक ड्रग हम डिटेल में पढ़ेंगे विथ प्रॉपर अवर डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन पोर्शन को भी अभी खत्म कर रहे हैं। ओके, ड्रग्स फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा, सी हियर। हम पहले ही फ्लो चार्ट में देख चुके हैं, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। ब्रोंकोडायलेटर, डू यू रिमेंबर, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ASM, एंटीकोलिनर्जिक, और हम ऑलरेडी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ चुके हैं। अगेन वी विल सी मिथाइलजेंथीन, तो इसमें आपको थियोफाइलिन याद रखना है, और इसके और भी कई सारे भाई हैं, जैसे कि एमाइनोफाइलिन, यस, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिनेट एंड डीऑक्सीफाइलिन। यानी इसमें आपके सरनेम क्या रहेंगे, फाइलिन, फाइलिन, फाइलिनेट, फाइलिन, फाइलिन। तो कहीं पर भी फाइलिन वर्ड आ गया मतलब वो मिथाइल जैंथिन की कंपनी का है। सिंपैथोमाइमेटिक, यस हमें पता है, ऑल ये सारी चीज़ें आती हैं। सो साल्ब्यूटामॉल, बम्ब्यूटरॉल, साल्मेटरॉल, फॉर्मेटरॉल, एक अलग से दवाई है टर्ब्यूटलिन। तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, और यही दवाइयाँ टोकोलाइटिक में भी आती थी। सो वी विल सी दिस ड्रग्स अगेन। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट फ्रॉम देयर। ओके, हम इसको डिटेल में देखेंगे। नेम, कैन यू सी, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तो इसमें आपके मोन्टेलुकास्ट और जेफिरलुकास्ट आ रहे हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर हमने देखा, क्रोमोग्लाइटेड एंड कीटोटिफेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसमें सिस्टेमिक देखना, इनहेलेशन करना है, अलग से आपका शॉर्ट नोट आता है। यस, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो विल सी द HPO, आवर ट्रिक इज आवर HPO। फाइन, इनहेलेशन की बात करेंगे तो बेक्लोमेथासोन, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोलाइड, सिक्लेसोनाइड। सो दिस ऑल द ड्रग्स वी विल रन। ओके, एंड anti-IgE एंटीबॉडी ओमालिजुमैब। सो हाउ टू रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इससे बेटर ज़्यादा अच्छा है कि आप इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलें, तो आपको सारी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इंडिविजुअल ड्रग्स one by one in a very detail, with integrating to our KDT with the pathology. Also we will take the reference from the Lippincott, Katjang, this all the things. So thank you very much. This video will be available for you all as a free demo at the YouTube as well as at our app. So thank you very much. God bless you all. Stay connected. Now starting live doubt discussion session. Thank you.